बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटे, उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। और अब आज हमारे पास क्रैश टेस्ट सीरीज़ का जो हमारा एक्यूमुलेटिव टू है। हर दो टेस्ट के बाद आप सब लोग जानते हैं कि हर दो टेस्ट के बाद हमारा एक्यूमुलेटिव होता है। और एक्यूमुलेटिव का सिलेबस हमारे जो दो टेस्ट प्रीवियस दो टेस्ट होते हैं उनका होता है। जैसे हमारा टेस्ट वन हुआ, टेस्ट टू हुआ, और क्यूमुलेटिव वन में उन दोनों टेस्ट का सिलेबस था। इसी तरह हमारा टेस्ट थ्री हुआ, टेस्ट फोर हुआ, और आज जो हमारा क्यूमुलेटिव है इसमें हमारा सिलेबस है टेस्ट थ्री और टेस्ट फोर। और अगर इसमें हम देखें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, उसके बाद एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल है, और इसके साथ ही हमारे पास जो हमारी वोकैब है वो है 101 से 200 तक। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 177 क्वेश्चन नंबर 177 है, दो ही इज़ रिप्यूटेड फॉर हिज टेक्निकल डैश, हिज बुक्स वर सैडली डैश ऑफ द वर्क ऑफ अदर्स एज ही लैक्ड ओरिजिनलिटी। देखें, सबसे बड़ा कीवर्ड जो हमारे पास है ना वो हमारे पास है दो। दो का वर्ड याद रखिएगा, दो का वर्ड हम तब भी यूज़ करेंगे जब हमने दो चीज़ों के दरमियान कंट्रास्ट बताना होता है। ठीक है, एक चीज़ के बावजूद दूसरी चीज़ बतानी होती है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, दो का वर्ड यूज़ करते हैं। तो अगर हम ऑप्शन देखेंगे, अच्छा उसके बाद अगर आप अपना सेंटेंस देखेंगे ना, ऑफ अदर्स एज ही लैक्ड ओरिजिनलिटी, एज ही लैक्ड ओरिजिनलिटी। ठीक है, ये भी एक बड़ा कीवर्ड है जो याद रखिएगा। उसके बाद अल्फा ऑप्शन देखेंगे, डिपेंडेंस और इंडिकेटिव। इंडिकेटिव के वर्ड को समझ लीजिएगा। इंडिकेटिव का मतलब हमारे पास होता है डिस्क्राइब, डिफाइन, स्टोरी टेलिंग। ठीक है, सजेस्टिव, जब भी आप कोई चीज़ बता रहे होते हैं, बयान कर रहे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटिव। अब डिपेंडेंस और इंडिकेटिव का पेयर अगर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो ये किसी सूरत भी यहाँ पर फिट नहीं आता है। उसके बाद है नॉलेज और इग्नोरेंट। अभी हम बीटा ऑप्शन को छोड़ रहे हैं, चार्ली ऑप्शन पर पहले आ रहे हैं, और नॉलेज और इग्नोरेंट। अगर हम यहाँ पर फर्ज करें, लिखते हैं दो ही इज़ रिप्यूटेड फॉर हिज टेक्निकल नॉलेज, कि वो अपने टेक्निकल नॉलेज के लिए बड़ा फेमस है, बड़ा जाना जाता है। हिज बुक्स वर सैडली इग्नोरेंट ऑफ द वर्क ऑफ अदर्स एज ही लैक्ड ओरिजिनलिटी। तो ये जो इग्नोरेंट का वर्ड है ना, ये किसी सूरत भी यहाँ पर फिट नहीं आता। उसके बाद एडवाइस और अनकॉन्शियस, ये भी वर्ड दोनों सूरतों में, दोनों वर्ड यहाँ पर हमारे पास फिट नहीं होते। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास चलेगा एक्सपर्टीज और डेरिवेटिव। अब ये जो डेरिवेटिव का वर्ड है ना, ये याद रखिएगा। डेरिवेटिव, आप एक वर्ड पढ़ते हैं डिराइव्ड, आपने अक्सर पढ़ा होता है कि ये वर्ड जी डिराइव किया गया लैटिन वर्ड से, ये वर्ड डिराइव किया गया ग्रीन वर्ड से। डिराइव का मतलब होता है कि ये इसको ओरिजिनली कहाँ से लिया गया है। अगर डेरिवेटिव लिया होगा ना तो डेरिवेटिव का मतलब होता है अनओरिजिनल, जो चीज़ ओरिजिनल नहीं होती उसे हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं, जो चेंज्ड होती है। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या चलेगा, जैसे हम लिखते हैं कि दो ही इज़ रिप्यूटेड फॉर हिज टेक्निकल एक्सपर्टीज़। अगर हम यहाँ पे पहले वाले में एक्सपर्टीज़ लिखते हैं और दूसरे वाले में, तो सेंटेंस कुछ यूँ चलता है, दो ही इज़ रिप्यूटेड फॉर हिज टेक्निकल एक्सपर्टीज़, हिज बुक्स वर सैडली डेरिवेटिव ऑफ द वर्क ऑफ अदर्स एज ही लैक्ड ओरिजिनलिटी। चूंकि एज ही लैक्ड इज ओरिजिनलिटी है कि उसकी में ओरिजिनलिटी नहीं पाई जाती है, तो डेफिनेटली हमारे पास जो मोस्ट सूटेबल वर्ड है वो हमारे पास क्या होगा, डेरिवेटिव। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा बेटे, यहाँ पे बीटा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 178, द किंग वाज डैश वाइल ही वाज एड्रेसिंग हिज सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट्स, अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर मर्डर का मतलब भी कत्ल होना होता है, एग्जीक्यूटेड का मतलब भी कत्ल होना होता है, असैसिनेटेड का मतलब भी कत्ल होना होता है, एक्सटर्मिनेटेड का मतलब भी कत्ल होना होता है। चारों का मतलब कत्ल होना ही होता है, मारना ही होता है। लेकिन देखें इन चारों वर्ड के में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर मैं उर्दू में आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं, अगर आप थोड़ा सा इसको समझें। देखें, पहली बात तो ये होती है कि एक्सटर्मिनेटेड का मतलब होता है, एक्सटर्मिनेट का मतलब होता है नस्ल कशी करना। जब आप किसी को बिल्कुल किसी की नस्ल कशी करते हैं, आप किसी को मार देते हैं, उसकी नस्ल ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, एक्सटर्मिनेटेड। एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है जब किसी को इंटेंशनल उसकी किसी जुर्म में, किसी गलती में, किसी गुनाह के अजाले में उसको कोई सज़ा दी जाती है ना,
सजाए मौत दी जाती है, हम उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेड। मर्डर का मतलब होता है कि किसी एक का किसी दूसरे को इमोरली आउट ला कत्ल करना, उसको हम क्या बोलते हैं, मर्डर बोलते हैं। अच्छा, अब ये जो वर्ड है ना असैसिनेटेड, ये याद रखिएगा, ये असैसिनेशन का मतलब भी कत्ल करना ही होता है, लेकिन असैसिनेटेड का वर्ड हमेशा सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा जो किंग या जो क्वीन होता है, जो बादशाह या मलका होती है ना, सिर्फ यानी कि जो कोई हुक्मरान होता है उसके कत्ल के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। जैसे होता है ना, मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, जब बेनजीर का मर्डर हुआ था तो अखबारों में ऐसा नहीं था कि बेनजीर वाज मर्डर्ड, लिखा हुआ था बेनजीर वाज असैसिनेटेड। असैसिनेशन याद रखिएगा, ये हम वर्ड सिर्फ और सिर्फ यूज करते हैं किसके लिए, किंग और क्वीन के लिए, जो भी बरसरे इक्तदार होता है हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इस असैसिनेशन का। तो यहाँ पे मौके के लिए सेंटेंस के अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो हमारे पास किंग का वर्ड जो कि हमारा कीवर्ड रहेगा, तो हमारा जो सबसे अच्छा करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो हमारे पास कौन सा रहेगा, चार्ली। इसके अलावा भी आप बहुत सारे वर्ड पढ़ते हैं, जैसे देखिए हमारे पास एक वर्ड होता है सुसाइड का। देखिए ये जो CIDE साइड का वर्ड है ना, ये जहां पर भी जिस वर्ड के साथ भी आएगा इसका मतलब होता है किलर। जैसे अभी हम बोलते हैं सुसाइड, सुसाइड का मतलब क्या होता है, किसी बंदे का खुद को मारना। इसी तरह आप वर्ड बोलते हैं होमोसाइड, होमोसाइड का मतलब क्या होता है कि एक इंसान का दूसरे इंसान को मारना। इसी तरह हमारे पास काफ़ी सारे वर्ड इसके साथ बनते हैं, जैसे इसी के साथ एक वर्ड हमारे पास बनता है रिजीसाइड। रिजीसाइड का मतलब भी हमारे पास क्या होता है कि किसी बादशाह या मलका को मारना, किसी बादशाह या मलका के कत्ल को हम क्या बोलते हैं, रिजीसाइड बोलते हैं। इसी तरह हमारे पास होता है पैट्रीसाइड, इसी तरह हमारे पास होता है मैट्रीसाइड। ठीक है, अपनी वालदा को अगर कोई बंदा कत्ल करता है, तौबा नाउज़ अगर कोई इस तरह बड़ा गुनाह करता है इस तरह का, वैसे कत्ल करना तो गुनाह है ही, लेकिन अगर वालदा या वालिद का कत्ल करेगा तो हम उसके लिए मैट्रिसाइड और पैट्रिसाइड का वर्ड यूज़ करते हैं। अपने आप को मारेगा तो क्या बोलेंगे, सुसाइड के लिए। एक इंसान दूसरे को मारेगा तो होमोसाइड बोलेंगे। ये जो सारे वर्ड हैं ये मारने के लिए यूज होते हैं, लेकिन बादशाह और मलका को कत्ल करने के लिए बरसरे इक़्तिदार जो बंदा होता है, जो पोजीशन में होता है, उसको कत्ल करने के लिए जो एग्जैक्ट वर्ड यूज किया जाता है वो क्या होता है, असैसिनेटेड। तो जो कि यहाँ पे किंग का वर्ड लिखा हुआ है, इसलिए हमारे पास जो वर्ड यूज होगा वो क्या होगा, असैसिनेटेड। करेक्ट ऑप्शन 178 में हमारे पास क्या होगा, चार्ली। उसके बाद है 179। 179 में हमारे पास वर्ड है लाइकलीहुड। लाइकलीहुड के वर्ड को आप पहले समझेंगे, आप पहले जानते भी होंगे। लाइकलीहुड का मतलब हमारे पास क्या होता है, पॉसिबिलिटी। जैसे आप वर्ड यूज करते हैं, आप अक्सर ग्रामर मैथ में या स्टैट में एक वर्ड यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का वर्ड हम यूज करते हैं क्या बताने के लिए कि चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है, लाइकलीहुड है, ये सारे वर्ड्स हम यूज करते हैं। अगर अब हम चारों ऑप्शंस को देखते हैं, गिल्ट, गिल्ट का मतलब हमारे पास होता है फॉल्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्लेम। जब भी कोई बुरा काम करते हैं, कोई आउटला काम करते हैं, कोई इमोरल एक्ट आपसे होता है, तो उसके अगेंस्ट जो आप जिम्मेदारी या गलती को तस्लीम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, गिल्ट बोलते हैं, पछतावे को। उसके बाद एंडेमिक वर्ड आप जानते हैं, पेंडेमिक वर्ड आपने पढ़ा होगा, एंडेमिक भी सेम वर्ड है। वाइड स्प्रेड के लिए यूज किया जाता है, कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा कॉमन होती है, जो फैल जाती है, हम उसको क्या बोलते हैं, एंडेमिक बोलते हैं। उसके बाद कॉमोडिटी वर्ड याद रखिएगा, कॉमर्स वर्ड बिजनेस का एक वर्ड है। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज, कोई भी आइटम या कोई भी सर्विसेज जो आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, कॉमोडिटी बोलते हैं। किसी भी चीज को हम क्या बोलते हैं, कॉमोडिटी बोलते हैं, जिसमें आप ट्रेड कर रहे होते हैं या जिसका आप बिजनेस कर रहे होते हैं। उसके बाद बीटा ऑप्शन पे आइएगा, जो कि हमारा लाइकलीहुड के लिए करेक्ट ऑप्शन है, वो क्या चलेगा, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब ऑप्शन, पॉसिबिलिटी मतलब लाइकलीहुड और पॉसिबिलिटी मतलब अपॉर्चुनिटी। तो हमारे पास लाइकलीहुड का जो सिनोनिम है वो हमारे पास कौन सा रहेगा, पॉसिबिलिटी। करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। उसके बाद 180 है फ्यूजन। फ्यूजन के वर्ड को आप अच्छे से समझते हैं। अगर हम बात करें हाइब्रिड की, अगर हम बात करें मिक्सचर की, तो आप अच्छे से समझते हैं कि जब भी 2 4 5 चीज़ों का मिक्सचर जो होता है, इकट्ठा किया जाता है, हम उसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। उसके बाद देखिए रिफल्जेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, आपके पास बड़ा खूबसूरत वर्ड है, इसको याद रखिएगा। और इस तरह के वर्ड मैं आपको इसलिए याद रखने को कहता हूँ कि आपकी जो डेली लाइफ है उसमें आप अपने वर्ड को सब्स्टिट्यूट किया करें। रिफल्जेंट वर्ड का मतलब आपके पास क्या होता है, ब्रिलियंट होता है, ब्राइट होता है, शाइनिंग होता है, स्पार्कलिंग होता है। इसी तरह जैसे आपके पास ग्लिटरिंग होता है, इसी तरह जिस तरह आपके पास ट्विंकलिंग होता है,
ट्विंकलिंग होता है, ये सारे वर्ड आपके पास किसका सिनोनिम रहेंगे? रिफल्जेंट का सिनोनिम रहेंगे। उसके बाद एरोगेंट का वर्ड आप बार बार पढ़ते आ रहे हैं और एरोगेंट के सिनोनिम भी अच्छे से याद रखिएगा। एरोगेंट मतलब कंसीटेड, एरोगेंट मतलब हॉटी, एरोगेंट मतलब प्राउड। जो मगरूर, करने वाला, फख्र करने वाला, तकब्बुर करने वाला बंदा होता है, हम उसे क्या बोलते हैं? एरोगेंट बोलते हैं। साइकोपैंथिक बड़ा अच्छा वर्ड है, पैंथेटिक वर्ड याद रखिएगा। फ्लैटरिंग को बोलते हैं और बड़ा खूबसूरत वर्ड है, इसे आप ईडियम बोलेंगे, क्या है? एप्पल पॉलिशिंग। जो बंदा अपना मकसद पूरा निकालने के लिए, अपना मतलब निकालने के लिए बड़ी अच्छी ज़ुबान यूज़ करता है, बड़ा अच्छा बिहेव करता है, हम उसे क्या बोलते हैं? साइकोपैंथिक बोलते हैं। और उसके लिए हमारे पास जो सिनोनिम वर्ड है वो क्या है? फ्लैटरिंग है या एप्पल पॉलिशिंग है। उसके बाद हमारे पास हाइब्रिड वर्ड है, और अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? क्रॉस हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सचर, हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स, या एक वर्ड आप बोलते हैं अमेलगम, अमेलगमेशन नाउन होता है इसका। अलॉय को बोलते हैं, मिक्सचर्स को बोलते हैं। तो जो सिनोनिम है फ्यूजन के लिए हमारे पास, वो हमारे पास कौन सा रहेगा? हाइब्रिड। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा रहेगा? डेल्टा। उसके बाद है 181, हमें ऑपोजिट ढूंढना है प्रोपोनेंट का। देखिए ये प्रोपोनेंट वर्ड आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगा अगर आप ओपोनेंट के वर्ड को समझते हैं। देखिए ओपोनेंट के वर्ड को तो आप समझते होंगे। ओपोनेंट वर्ड का मतलब क्या होता है हमारे पास? हम ओपोनेंट किसको बोलते हैं? एनिमी को बोलते हैं, हम राइवल को बोलते हैं, फो को बोलते हैं, अपोजिंग को बोलते हैं, जो हमारा कंपेटिटर होता है हम उसको बोलते हैं। लेकिन जो ये प्रोपोनेंट वर्ड होता है ना, ये चूंकि प्रो से स्टार्ट हो रहा है, तो एक बात आपने याद रखनी है, जो प्रो से वर्ड्स जितने भी स्टार्ट होते हैं ना, ये हमेशा पॉजिटिव वर्ड होते हैं। ठीक है। प्रोपोनेंट, ओपोनेंट का मतलब अगर एनिमी होता ना, तो प्रोपोनेंट का मतलब एनिमी नहीं होता। प्रोपोनेंट का मतलब हमारे पास क्या होगा? फ्रेंड होगा। इसका मतलब हमारे पास क्या होगा? फॉलोवर होगा। इसका मतलब हमारे पास क्या होगा? एडवोकेट होगा, जो हमारी बात को मानता है, जो हमारी बात को समझता है, हमारा साथ देता है, हम उसे क्या बोलते हैं? प्रोपोनेंट बोलते हैं। उसके बाद ऑप्शन पे देखिएगा, डेल्टा से स्टार्ट करते हैं। फाइट का मतलब हमारे पास क्या होता है? कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट मुकाबले को बोलते हैं, मैच को बोलते हैं, बाउट को बोलते हैं, चैलेंज को बोलते हैं, कंपटीशन को हम क्या बोलते हैं? फाइट बोलते हैं। पैरेलल के वर्ड को आप अच्छे तरीके से समझते हैं। पैरेलल का मतलब कोई भी ऐसी दो चीज़ें जो एक जिनकी कंपैटिबिलिटी होती है एक दूसरे के साथ, जो मैच करती हैं एक दूसरे के साथ, इसलिए हम इसको, इसके सिनोनिम में हमारे पास सिमिलर है, मैचिंग का वर्ड है, कॉरेस्पॉन्डिंग का वर्ड है। उसके बाद डिपिक्ट के वर्ड को आप पोइट्री में पढ़कर आते हैं बार बार। डिपिक्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को पोर्ट्रे करना, किसी चीज़ को शो करना, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना, या किसी चीज़ को डिफाइन और डिस्क्राइब करना। हमारे पास जो प्रोपोनेंट का हमें ऑपोजिट चाहिए, एंटोनिम चाहिए, वो वर्ड हमारे पास कौन सा है? राइवल। राइवल के वर्ड को भी आप अच्छे से समझते हैं। राइवल का मतलब हमारे पास क्या होता है? एनिमी होता है, कंपेटिटर होता है, फू होता है, अपोजिंग होता है। जो भी बंदा हमारे मुकाबले में होता है हम उसको क्या बोलते हैं? राइवल बोलते हैं। और चूंकि हमें ऑपोजिट चाहिए प्रोपोनेंट का, और प्रोपोनेंट का मतलब हमारे पास क्या होता है? फ्रेंड। तो प्रोपोनेंट का ऑपोजिट हमारे पास डेफिनेटली क्या होगा? एनिमी, या क्या होगा? राइवल। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास कौन सा चलेगा? अल्फा। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 182, द ऑपोजिट ऑफ अलाइव। अलाइव आप अच्छे तरीके से समझते हैं। अलाइव हम किसको बोलते हैं? लाइफ को बोलते हैं, जिंदा को बोलते हैं, जानदार को बोलते हैं। और उसका ऑपोजिट डेफिनेटली हमारे पास डेड होगा, लाइफलेस होगा, डिपार्टेड होगा, या लेट होगा, जिसके लिए हम उर्दू में बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ करते हैं। कौन सा? मरहूम वर्ड यूज़ करते हैं। बस एक बात याद रखिएगा, ये डिजीज्ड के स्पेलिंग याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। आप पेरो वर्ड में पढ़ कर भी आए होंगे। अगर आप DI से लिखते हैं तो इसका मतलब आपके पास क्या होता है? बीमारी होता है, अनहेल्दी होता है, अनवेल होता है, कंटेमिनेटेड होता है। लेकिन अगर DE से लिखते हैं और C आता आगे, तो फिर इसका मतलब क्या होता है? डेड होता है, लाइफलेस होता है, मुर्दा होता है, जिसमें कोई जान नहीं होती। डिक्रिप्ट भी वर्ड आप पढ़कर आते हैं। गालबन आपने ये वर्ड पढ़ा था माई फाइनेंशियल करियर में। अगर मुझे अच्छे से याद है तो आपने माई फाइनेंशियल करियर में एक वर्ड पढ़ा था डिक्रिप्ट रैक के नाम पर। नहीं, माई फाइनेंशियल करियर नहीं, सॉरी, आपने ये वर्ड पढ़ा था द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल। तो डिक्रिप्ट में आपके का मतलब क्या होता है? ब्रोकन डाउन। ठीक है। डिकेइंग, जो फॉलिंग, जो गिर रहा होता है, जो कमज़ोर हो रहा होता है, जो ख़त्म हो रहा होता है, जिसकी जान निकल रही होती है सॉरी, जिसकी जान निकल रही होती है, जो अपनी शख्सियत खो रहा होता है, हैसियत खो रहा होता है, जिसामत खो रहा होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? डिक्रिप्ट बोलते हैं।
डिफीटेड के वर्ड को आप समझते हैं, डिफीट से निकला है। डिफीटेड का मतलब जिसको शिकस्त हो चुकी, जो बीटन है, जो क्रश्ड है, जो ओवर पार्ड है, जो कंकर्ड है, जिसको फतह कर लिया गया है, जिस पर किसी ने दूसरे ने काबू पा लिया है, जिसको क्रश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, उसको हम क्या बोलेंगे? डिफीटेड बोलेंगे। तो यहाँ पर हमें अलाइव का जो ऑपोजिट वर्ड मिलता है हमारे ऑप्शन में से, वो हमारे पास कौन सा है? डिजीज, जिसका मतलब हमारे पास क्या है? डेड है, लाइफलेस है, डिपार्टेड है, या क्या है? लेट, जिसको हम उर्दू में क्या बोलते हैं? मरहूम, जो इस दुनिया से कूच कर गया। तो 182 में हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा रहेगा? अल्फा। उसके बाद है हमारे पास 183 में स्पॉट द एरर, मैनी प्रोमिनेंट कॉलेज प्रेसिडेंट्स। अब मैनी का वर्ड लिखा हुआ है, तो मैनी के लिए प्रेसिडेंट्स का वर्ड लिखा हुआ है, और मैनी के लिए क्या लिखा हुआ है? साइंटिस्ट का वर्ड लिखा हुआ है। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो हमने मैनी के 3 वर्जन पढ़े थे, मैंने आपको मैनी के 3 वर्जन पढ़ाए थे। अगर मैनी वर्ड लिखा हुआ है तो मैनी के साथ आने वाला नाउन हमेशा क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। अगर मैनी आ लिखा हुआ है तो फिर मैनी आ के साथ आने वाला नाउन आपका सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल नहीं होना चाहिए। ये ऐसे ही है जैसे आप मैनी स्टूडेंट्स बोलेंगे और मैनी आ स्टूडेंट बोलेंगे, आप मैनी आ स्टूडेंट्स कभी नहीं बोलेंगे। इनडेफिनेट आर्टिकल की वजह से साथ आने वाला नाउन क्या होगा? सिंगुलर होगा। उसके बाद आपने एक एक्सप्रेशन और पढ़ा जिसको हमने बोला था अ गुड मैनी, या मैंने आपसे क्या बोला था कि आप पढ़ेंगे अ ग्रेट मैनी। इन दोनों सूरतों में इनके साथ आने वाला नाउन आपके पास क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। अच्छा, ये तो था इसके साथ आने वाला नाउन। फिर हमने ये भी तो देखना है कि इनके साथ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा। जैसे अगर मैनी के साथ प्लूरल नाउन लिख रहे हैं ना, तो आपने इनके साथ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लिखना है। मैनी आगे साथ सिंगुलर नाउन लिख रहे हैं तो आपने इसके साथ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही लिखना है, सिंगुलर ही लिखना है। और अगर आप अ ग्रेट मैनी, गुड मैनी लिख रहे हैं और साथ प्लूरल नाउन लिख रहे हैं तो इसके साथ भी आपने प्लूरल ही लिखना है। जैसे फर्ज करें अगर मैं यहाँ पे 3 एग्जांपल लिख दूं तीनों की, अगर आप मैनी लिखेंगे तो फिर आप मैनी स्टूडेंट नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? मैनी स्टूडेंट्स। और मैनी स्टूडेंट्स इज नहीं होगा बल्कि क्या होगा? आर होगा। लेकिन अगर आप मैनी आ लिखेंगे तो मैनी आ स्टूडेंट्स नहीं होगा बल्कि मैनी आ स्टूडेंट होगा, और आ स्टूडेंट की वजह से इज आएगा। और अगर आप अ ग्रेट मैनी या गुड मैनी लिख रहे हैं तो अ ग्रेट मैनी और अ गुड मैनी के साथ स्टूडेंट नहीं आएगा बल्कि आपके पास क्या आएगा? स्टूडेंट्स आएगा और साथ में आर आएगा। ये तीनों वर्जन आपने इसके याद रखने हैं। अच्छा, अब आगे चलेंगे तो बीटा ऑप्शन में लिखा हुआ है एज वेल एज अ गुड मैनी न्यूज़पेपर एडिटोरियल। अब यहां पर गलती यह है कि अ गुड मैनी के साथ आने वाला नाउन क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। अ गुड मैनी न्यूज़पेपर एडिटोरियल नहीं होगा बल्कि हमारे पास क्या होगा? अ गुड मैनी न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स। ये याद रखिएगा, जब भी आप मैनी लिखेंगे तो 3 वर्जन आपने इसके याद रखने हैं, और तीनों वर्जन में आपने याद रखना है कि इसके साथ आने वाला नाउन कौन सा होना चाहिए और इसके साथ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा। क्योंकि यहाँ पर अ गुड मैनी लिखा हुआ है तो न्यूज़पेपर एडिटोरियल नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा? न्यूज़पेपर एडिटोरियल। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा बेटे? चार्ली। उसके बाद है वी कैन फॉर्म अ ह्यूमन चेन ऑफ बर्लिनर्स अलोंग द वॉल विच नो वन डेयर्स ब्रेक। ये जो डेयर का वर्ड या नीड का वर्ड है, ये मैं आपको बता बता के थक गया हूं, और अभी भी अगर आप गलती कर रहे हैं तो खुदा का नाम लें, सुधर जाएं, अपने आप को ठीक कर लें। देखें, दोनों सूरतों में आपने याद रखना है। डेयर के मामले में सिर्फ ये होता है कि डेयर के मामले में सेंटेंस सिर्फ सब्जेक्ट के साथ हो सकता है, ऑब्जेक्ट के साथ नहीं हो सकता। जबकि नीड वाले मामले में सब्जेक्ट के साथ भी होगा और ऑब्जेक्ट के साथ भी होगा। अगर हम पहले नीड वाले वर्ड को देखें तो मैंने आपसे कहा था कि आपके पास 4 ऑप्शन बनेंगी। 2 ऑप्शन आपके पास बनेंगी कि आपका सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? ऑब्जेक्ट से। अगर आपका सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो आपने याद रखना है, आप नीड के साथ सेंटेंस को 2 तरह से मुकम्मल कर सकते हैं। आप सेंटेंस को मुकम्मल कर सकते हैं टू बी प्लस थर्ड फॉर्म के साथ, आप सेंटेंस को मुकम्मल कर सकते हैं जेरेंड के साथ। जेरेंड मतलब आईएनजी फॉर्म के साथ। जैसे हम बोलते हैं द रूम नीड्स क्लीनिंग और द रूम नीड्स टू बी क्लीन्ड। जब भी आप ऑब्जेक्ट के साथ सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो आपने नीड के साथ या तो टू बी प्लस थर्ड फॉर्म लिखनी है या जेरेंड आईएनजी फॉर्म लिखनी है। और अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ लिखा हुआ है
तो फिर याद रखिएगा, फिर आपने ये देखना है कि सेंटेंस में नीड लिखा हुआ है या नीड नॉट लिखा हुआ है। क्योंकि अगर नीड नॉट लिखा हुआ है ना, तो आपने याद रखना है ये नीड नॉट हेल्पिंग वर्ब की सूरत में आता है। इस नीड नॉट को आप पास्ट में तो लेकर के जा सकते हैं, लेकिन इस नीड नॉट के साथ आपने कभी भी एस या ई एस का एडिशन नहीं करना है। ये हमेशा नीड नॉट रहेगा, और नीड नॉट की सूरत में हमेशा इसके साथ वर्ब की बेयर इंफिनिटिव बेस फॉर्म आएगी। उसके बाद अगर सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो दो ऑप्शन बनती है हमारे पास। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है और हमारा सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर तो बात ही खत्म है, फिर तो हम सेंटेंस को मुकम्मल कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म के साथ भी मुकम्मल कर सकते हैं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ भी मुकम्मल कर सकते हैं। जैसे फर्ज करें मैं लिखता हूं दे नीड, अब दे नीड गो भी हो सकता है और दे नीड टू गो भी हो सकता है। दोनों सूरतों में सेंटेंस ठीक होगा, क्योंकि नीड का वर्ड अग्री करता है किसके साथ? दे के साथ। दे क्या है हमारे पास? प्लूरल। अब ये क्वेश्चन ना कभी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नहीं बनेगा। ये जो क्वेश्चन बनेगा ना, ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बनेगा। अब अगर सिंगुलर के साथ नीड लिखा हुआ है और वो नीड अग्री कर रहा है अपने सब्जेक्ट के साथ, तो फिर तो आपने लिखनी है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। और अगर वो अग्री नहीं कर रहा तो फिर आपने कौन सी फॉर्म लिखनी है? जस्ट बेयर इंफिनिटिव। जैसे मैं आपको पहले भी बताता आ रहा हूं कि अगर मैं बोलूंगा ही नीड्स, मैं बोलूंगा ही नीड्स और मैं बोलूंगा ही नीड। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। अब नीड्स ही के साथ अग्री करता है, लेकिन नीड ही के साथ अग्री नहीं करता। जहां पर ये अग्री करता है मुझे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, और जहां पर अग्री नहीं करता वहां पर मुझे फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। और यही रूल हमारे पास चलेगा डेयर के साथ। अगर मैं सेंटेंस को लिखता हूं दे डेयर और मैं लिखता हूं दे डेयर, तो मैं दे डेयर गो भी लिख सकता हूं और मैं दे डेयर टू गो भी लिख सकता हूं। लेकिन अगर मैं लिखता हूं ही डेयर और मैं लिखता हूं ही डेयर्स, तो जब भी मैं डेयर लिखूंगा तो फिर मुझे साथ की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है बेयर इंफिनिटिव, लेकिन अगर डेयर्स लिखूंगा तो टू गो लिखना है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ अग्री करता हुआ तो हमें टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, और अगर अग्री ना करता हुआ तो फिर हमें फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। और इसके साथ एक और बात भी याद रखनी है कि आप अगर डेयर नॉट लिखा हुआ होगा, जैसे आपके पास नीड नॉट लिखा हुआ है, तो फिर आपने जस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, फिर आपने कोई और फॉर्म नहीं लिखनी। मैं रिकॉर्डिंग के दौरान अजान हो रही है तो हम सिर्फ अजान सुनने के लिए रुकेंगे।
अच्छा बेटे, तो हम थे कि ही डेयर अगर लिखा हुआ होगा, अगर डेयर ही के साथ अग्री नहीं कर रहा, यानी कि हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अग्री नहीं कर रहा, तो फिर हमें फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। बिल्कुल इसी तरह जैसे यहाँ पर नीड अग्री नहीं कर रहा था तो हमने फर्स्ट फॉर्म लिखी, और अगर डेयर्स अग्री करता है हमारे सब्जेक्ट के साथ, जैसे नीड्स अग्री कर रहा था, तो हमें 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, जैसे हमने यहाँ पर भी लिखी और यहाँ पर भी। लेकिन अगर नीड नॉट होगा या डेयर नॉट होगा तो फिर आपने याद रखना है, फिर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, फिर आपने जस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। और साथ में ये याद रखना है कि आप इस डेयर को डेयर्ड तो बना सकते हैं, आप नीड नॉट को नीडिड नॉट तो बना सकते हैं, लेकिन आप डेयर को डेयर्स नॉट नहीं बना सकते और नीड नॉट को नीड्स नॉट नहीं बना सकते। इसके साथ कभी भी एस का एडिशन नहीं करना। अब जरा क्वेश्चन पे वापस आइएगा। क्वेश्चन कहता है नो वन डेयर्स ब्रेक। अब नो वन हमारे पास क्या सब्जेक्ट है? नो वन है हमारे पास सिंगुलर। अब जो हमारे पास वर्ब लिखा हुआ है डेयर्स, ये नो वन के साथ अग्री तो करता है, लेकिन अग्री करने के साथ अगर अग्री करता है तो यहां पर ब्रेक नहीं होना चाहिए था। अगर टू ब्रेक होता तो ये जस्टिफाई होता। इसका मतलब हमें डेयर के वर्ड को रिप्लेस करना होगा किसके साथ? डेयर के साथ। ये बिल्कुल दो सेंटेंसेस इस तरह बनेंगे, जैसे अगर मैं लिख रहा हूं नो वन डेयर और मैं सेकंड सेंटेंस लिखता हूं नो वन डेयर्स। अब फर्स्ट वाले में डेयर अग्री नहीं करता, फर्स्ट वाले में डेयर अग्री नहीं करता तो हम क्या लिखेंगे? ब्रेक। और सेकंड वाले में अग्री करता है तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? टू ब्रेक। तो ये याद रखिएगा, यहां पर इस सेंटेंस में अगर यहां पर टू ब्रेक लिखा हुआ होता तो डेयर्स का वर्ड जस्टिफाई था, टू ब्रेक नहीं लिखा हुआ तो इस डेयर्स के वर्ड को हमें रिप्लेस करना होगा किसके साथ? डेयर के साथ। और करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा रहेगा? बीटा। ये हर दफा जब भी ये क्वेश्चन आ रहा है मैं आपको डिटेल के साथ इस क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि ये आया भी है पेपर में अभी रिसेंटली, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये पेपर में दोबारा इसी तरह से कोई क्वेश्चन बनकर आएगा नीड का या डेयर का। तो इस रूल को बड़े अच्छे तरीके से स्टार कर रहा हूं, बड़े अच्छे तरीके से पल्ले बांध लीजिएगा, जेहन में बिठा लीजिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन 185, देयर आर अ लार्ज सप्लाई ऑफ पेन। देखें ये जो देयर का वर्ड होता है ना, ये बिल्कुल उन्हीं वर्ड्स की तरह जो अभी हमने लास्ट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की डिस्कशन में देखे थे कि हमारे पास देयर का वर्ड है, हेयर का वर्ड है, हमारे पास मेजोरिटी का वर्ड है, हमारे पास परसेंटेज है, हमारे पास फ्रैक्शन है। ये सारे एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन है कि जब हम इनको देखेंगे तो हमने इनको सिंगुलर प्लूरल नहीं करना। ये बजाते खुद सिंगुलर प्लूरल नहीं होते, बल्कि इनके साथ आने वाला नाउन बताता है कि इनको सिंगुलर ट्रीट करना है या प्लूरल ट्रीट करना है। जैसे हम देयर आर कभी नहीं लिख सकते जब तक हमें पता ना हो कि आगे हमने नाउन क्या। अब नाउन हमारे पास क्या लिखा हुआ है? अ लार्ज सप्लाई ऑफ पेन्स। तो एक्चुअल में हमारा सब्जेक्ट पेन्स नहीं है, ऑफ की वजह से, चूंकि हम ऑफ जब भी लिखते हैं तो हम प्रेफर कर रहे होते हैं दो में से फर्स्ट वन को, प्रेफरेंस रूल के अकॉर्डिंगली। तो असल में हमारा सब्जेक्ट क्या है? अ लार्ज सप्लाई। तो देयर आर अ लार्ज सप्लाई तो हो नहीं सकता, तो इसलिए हमें इस आर को रिप्लेस करना होगा किसके साथ? इज के साथ। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस कुछ यूं चलेगा, देयर इज अ लार्ज सप्लाई ऑफ पेन्स। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा रहेगा? अल्फा। उसके बाद है ब्रिटेन हैज द मोस्ट फ्लोरिशिंग। देखिए 3 रूल आपने याद रखने हैं। आप इसको 3 रूल किस तरह याद रखेंगे? आप सुपरलेटिव डिग्री के रूल याद रखते हैं किससे रिलेटेड? आर्टिकल से रिलेटेड, और ये हम बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं। नंबर 1 आपने क्या याद रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपको सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लिखना है? डेफिनेट आर्टिकल। नंबर 2 रूल आपको क्या याद रखना है कि अगर आप एंड के साथ 2 सुपरलेटिव डिग्रीज को कंबाइन कर रहे हैं तो आपने आर्टिकल दोनों के साथ नहीं लिखना, सिर्फ फर्स्ट वन के साथ लिखना है। और तीसरा आपने याद रखना है कि जो 2 सुपरलेटिव डिग्री लिखी जा रही हैं, अगर इनमें से एक ईएसटी वाला सुपरलेटिव है और एक मोस्ट वाला सुपरलेटिव है, जैसे है कि हम कुछ नाउन कुछ एडजेक्टिव इस तरह के हैं जिनका हम सुपरलेटिव डिग्री ईएसटी के साथ बनाते हैं। जैसे बिग का क्या बनता है? बिगेस्ट। और जबकि ब्यूटीफुल का क्या बनता है? मोस्ट ब्यूटीफुल।
तो जो ईएसटी वाला होगा वो पहले आएगा और जो मोस्ट वाला होगा वो बाद में आएगा, लेकिन आर्टिकल सिर्फ पहले वाले के साथ आएगा, सेकंड वाले के साथ अभी आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम अगर सेंटेंस को पढ़ेंगे तो बीटा चार्ली और डेल्टा ऑप्शन में देखिएगा कि मोस्ट वालों को पहले लिखा हुआ है, जबकि हमें मोस्ट वाले को कहां पर लिखना है, बाद में। इसका मतलब हमारा चार्ली और डेल्टा ऑप्शन मोस्ट की वजह से गलत है। अब हम जब अल्फा और बीटा पढ़ते हैं तो अल्फा में पहले वाले के साथ भी दा लिखा हुआ और सेकंड वाले के साथ भी दा लिखा हुआ है। लार्जेस्ट और मोस्ट फ्लोरिशिंग बिल्कुल सही है, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर किसके साथ, अल्फा ऑप्शन में दोनों आर्टिकल के साथ। मैंने आपको बताया कि अगर आप दो सुपरलेटिव डिग्री को एंड के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो सेकंड के साथ आपने आर्टिकल यूज नहीं करना, आर्टिकल सिर्फ आपने किसके साथ यूज करना है, फर्स्ट वन के साथ। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। तो ये 3 रूल्स हैं जो आपको सुपरलेटिव डिग्री के लिए आर्टिकल से रिलेटेड याद रखने हैं। उसके बाद है 187 बिटवीन। वैसे बिटवीन का रूल तो नहीं है क्योंकि बिटवीन तो चारों सेंटेंसेस में लिखा हुआ है, लेकिन आपने साथ में दूसरा वर्ड भी याद रखना है कि हम बिटवीन के अगेंस्ट कौन सा वर्ड यूज करते हैं, अमंग का। अगर 2 से ज्यादा की बात हो रही होती तो हम कौन सा वर्ड यूज करते, अमंग। बिटवीन चूंकि 2 की बात हो रही है तो हम बिटवीन का वर्ड यूज करेंगे। हिज डॉटर इज द बेस्ट एथलीट। देखें, जब 2 की बात हो रही होती है ना तो फिर हम सुपरलेटिव डिग्री नहीं लिखते हैं। सुपरलेटिव डिग्री हमने कब लिखनी होती है, सुपरलेटिव डिग्री हमने तब लिखनी होती है जब हम कितने सब्जेक्ट्स को कंपेयर कर रहे होते हैं, 2 से ज्यादा को। और अगर हम 2 को कंपेयर कर रहे हैं तो 2 को कंपेयर करने के लिए हम हमेशा कौन सी डिग्री लिखते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम हमेशा क्या लिखते हैं, देन। और हमने रूल पढ़ा कि अगर हम देन नहीं लिखते, अगर हम ऑफ लिखते हैं तो फिर हमने कंपैरेटिव डिग्री से पहले लाजमी तौर पर क्या लिखना है, द। जैसे देखें, अल्फा और बीटा तो बेस्ट की वजह से गलत है क्योंकि हम 2 की बात कर रहे हैं तो हम बेस्ट लिख नहीं सकते। उसके बाद हिज डॉटर इज बेटर या हिज डॉटर इज द बेटर। अब बेटर सेंटेंस में लिखा हुआ है तो उसके साथ आप देखेंगे देन लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ, तो देन तो बिल्कुल नहीं लिखा हुआ, जिसका मतलब क्या है कि हम देन के बगैर कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जब भी हम देन के बगैर कंपैरेटिव डिग्री कंपैरिजन के लिए यूज करेंगे तो हमें उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लिखना होगा। यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, डेल्टा। बिटवीन जैसन सन एंड हिज डॉटर इज द बेटर एथलीट। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा रहेगा, डेल्टा। उसके बाद है 188। 188 में जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा कि हमारे पास 3 वर्ड्स हैं। एक वर्ड हमारे पास क्वांटिफायर या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है लिटल, एक हमारे पास क्या है, आ लिटल, और एक हमारे पास क्या है, द लिटल। अब इन तीनों में से हम जानते हैं कि लिटल हम यूज करते हैं निगेशन के लिए, नेगेटिव के लिए। आ लिटल हम यूज करते हैं पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए, और द लिटल हम यूज करते हैं स्पेसिफिक क्वांटिटी के लिए। ये बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह निगेशन में नंबर के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, फ्यू। पॉजिटिव में नंबर के लिए हम फ्यू की जगह पर क्या यूज करते हैं, आ फ्यू। और स्पेसिफिक में हम आ फ्यू की जगह पर क्या यूज करते हैं, द फ्यू। तो काउंटेबल नाउन के लिए हम क्या यूज करेंगे, फ्यू, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम क्या यूज करेंगे, लिटल। और मीनिंग इसका देख लीजिएगा, ना होने के बराबर होना, आर्टिकल नहीं आएगा। अगर पॉजिटिवली है, कुछ मुकदार या कुछ तादाद है तो फिर आ लिटल आ फ्यू आएगा, और अगर स्पेसिफिक की बात की जाएगी तो फिर द लिटल द फ्यू आएगा। अब चूंकि हमारा सेंटेंस अनफॉर्चुनेटली से शुरू हो रहा है, जो हमारा सबसे बड़ा की वर्ड है, अनफॉर्चुनेटली आई हैड लिटिल टाइम टू एंजॉय न्यूयॉर्क बिकॉज आई हैड टू वर्क सो मच। तो कहता है बदकिस्मती से मेरे पास न्यूयॉर्क एंजॉय करने का वक्त ना होने के बराबर था। अगर अनफॉर्चुनेटली ना लिखा हुआ होता तो हम ये समझते कि उसके पास थोड़ा सा वक्त था, लेकिन चूंकि उसके पास वक्त था ही नहीं, वो काम में बहुत ज्यादा मसरूफ था, इसलिए हम यहां पर आई हैड आ लिटल नहीं लिखेंगे, द लिटल नहीं लिखेंगे, मोर लिटल तो वर्ड ही नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास लिटल के साथ चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। हमारा सबसे बड़ा कीवर्ड क्या रहेगा, अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद है 189, वन हाफ ऑफ द वर्ल्ड। ये वन हाफ जो वर्ड है, हाफ ऑफ वर्ड है, ये उन्हीं एक्सप्रेशन में से एक है जिनके साथ आने वाला नाउन डिसाइड करता है कि हमारा वर्ब सिंगुलर होगा या हमारा वर्ब प्लूरल होगा। रेस्ट ऑफ का वर्ड है, मेजोरिटी का वर्ड है, फ्रैक्शन है, परसेंटेज है, हेयर है, देर है। ये मैं वर्ड्स बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि ये आपके खून में, आपके डीएनए में, आपकी हड्डियों में, आपके ब्लड में
आपकी स्किन में, आपके दिमाग में, दिल में रच बस जाएं। तो ये सारे वर्ड याद रखने हैं। आप जरा देखिएगा, अगर वर्ल्ड्स लिखा हुआ है तो साथ फिर डज नहीं आना चाहिए था, साथ क्या आना चाहिए था, डू। अब अगर वर्ल्ड लिखा हुआ है तो साथ डज नहीं आना चाहिए, डज ही आना चाहिए क्योंकि सिंगुलर है। लेकिन अगर वर्ल्ड लिखा हुआ है तो डू नहीं आना चाहिए, और वर्ल्ड लिखा हुआ है तो डू नहीं आना चाहिए। चूंकि हमें सिंगुलर नाउन दिया हुआ है, सिंगुलर नाउन के साथ हमें सिंगुलर वर्ब लिखना, और सिंगुलर नाउन के लिए सिंगुलर वर्ब हमारे पास कौन सा होता है, डज। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, चार्ली। उसके बाद है क्वेश्चन 190, 50 years, 50 years डैश पास सिंस मैन फर्स्ट वेंचर्ड इनटू आउटर स्पेस। चूंकि 50 years लिखा हुआ है तो डेफिनेटली आप याद रखेंगे, आप 50 years को किसके तौर पर ट्रीट करेंगे, प्लूरल के तौर पर। आप 50 years हैज तो नहीं लिखेंगे। अगर ये स्टेट ऑफ बीइंग लिखी हुई होती, कोई इज एम आर लिखा होता, बी फॉर्म लिखी हुई होती, तो हम इसको सिंगल एंटिटी के तौर पर यूज करके जरूर लिखते 50 years इज या 50 years वाज। लेकिन जो कि हैज हैव लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, 50 years हैव पास्ट। इसका मतलब हमारे हैज के साथ दोनों ऑप्शन गलत हैं। 50 years हैव पास्ट सिंस मैन फर्स्ट वेंचर्ड। तो चूंकि हम हैव पास के लिए बोल रहे हैं तो मैन फर्स्ट वेंचर तो नहीं होगा ना। वेंचर तो हम तब बोलते हैं जब हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में रूटीन की बात करते हैं। चूंकि हम पास्ट इवेंट की बात कर रहे हैं इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, पास्ट फॉर्म वेंचर्ड। और करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटा इसलिए कौन सा रहेगा, बीटा। उसके बाद है क्वेश्चन 191, आई एम श्योर वी ओ पार्ट ऑफ और विक्ट्री टू अ नंबर ऑफ। अब आ नंबर ऑफ या दा नंबर ऑफ आप पढ़कर आए हैं कि अगर हमारे पास आ नंबर ऑफ लिखा हुआ है या हमारे पास दा नंबर ऑफ लिखा हुआ है, दोनों सूरतों में हमने साथ लिख आने वाला जो हमारा नाउन होगा वो क्या होना चाहिए, प्लूरल। लेकिन हमने करना क्या है कि दा नंबर ऑफ की सूरत में हमने इसे क्या ट्रीट करना है, सिंगुलर। और आ नंबर ऑफ की सूरत में हमने इसे क्या ट्रीट करना है, प्लूरल। लेकिन इसके साथ इस रूल का सेकंड पार्ट भी याद रखना है आपने। अगर ऐसी सूरत में रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन मतलब ह्यूमन बीइंग के लिए हु आ जाता है या किसी ऑब्जेक्ट के लिए विच आ जाता है, तो फिर आपने याद रखना है, आपने दोनों सूरतों में, आ नंबर ऑफ की सूरत में, दा नंबर ऑफ की सूरत में, आपने इसको सिंगुलर ट्रीट नहीं करना बल्कि क्या ट्रीट करना है, प्लूरल। आप जरा सेंटेंस पे वापस चलेंगे तो अल्फा ऑप्शन में देखिएगा, अ नंबर ऑफ स्पोर्टर नहीं हो सकता, क्या होना चाहिए, अ नंबर ऑफ स्पोर्टर्स। इसका मतलब हमारा अल्फा ऑप्शन गलत है। इसी तरह चार्ली ऑप्शन में अ नंबर ऑफ स्पोर्टर लिखा हुआ है, अगेन स्पोर्टर नहीं होगा बल्कि क्या होगा, स्पोर्टर्स होना चाहिए। इसका मतलब हमारा चार्ली ऑप्शन भी गलत है। द नंबर ऑफ स्पोर्टर्स बीटा में भी लिखा हुआ है और द नंबर ऑफ स्पोर्टर्स डेल्टा में भी लिखा हुआ है। लेकिन जो देखने वाली चीज है वो साथ में क्या है, हु मतलब रिलेटिव केस। रिलेटिव केस आ जाए तो हम ये नहीं देखेंगे कि दा नंबर ऑफ लिखा हुआ है या आ नंबर ऑफ लिखा हुआ है, हम दोनों सूरतों में इसको क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे। तो वाज किसी सूरत में नहीं आ सकता। रूल है, ये भी याद रखिएगा कि रिलेटिव केस के बाद आने वाला वर्ब या हेल्पिंग वर्ब उस नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंगली होता है जो उसके करीब तरीन होता है। तो उसके करीब तरीन प्रॉक्सिमिटी का रूल होता है, नियरनेस का रूल होता है। स्पोर्टर चूंकि प्लूरल है इसलिए हम वाज नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, वर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, डेल्टा। उसके बाद है क्वेश्चन 192। 192 में पंक्चुएशन का रूल है, कंपाउंड सब्जेक्ट कंपाउंड पोजेशन का रूल है। रूल कुछ यूं कहता है कि अगर आप दो या दो से ज्यादा नाउन की पोजेशन बता रहे हैं किसी नाउन पर तो दो तरीकाकार होते हैं। या तो आप लिखते हैं आखिर में एपोस्ट्रोफी एस, और जब आप एपोस्ट्रोफी एस आखिर में लिखते हैं तो इसका मतलब ये गाड़ी दोनों की मलकियत है, दोनों की इकट्ठी मलकियत है। और अगर आप दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस लिखते हैं तो इसका मतलब एक गाड़ी इसकी है और एक गाड़ी इसकी, जिस वजह से आपको कार को क्या बनाना पड़ता है, कार्स। और ऐसा सिर्फ दो के साथ नहीं है, दो से ज्यादा के लिए भी ऐसे ही होगा। जैसे फर्ज करिए अगर मैं लिखता हूं ए बी एंड सी कार्स, तो अगर मैं अपोस्ट्रोफी सिर्फ लास्ट वाले के साथ लिखता हूं तो मुझे सिंगुलर नाउन लिखना है। लेकिन अगर मैं लिखता हूं एज बीज एंड सीज, जब मैं तीनों के साथ अपोस्ट्रोफी लिखता हूं तो फिर मुझे कार की जगह पर क्या लिखना है, कार्स। तो हम यहां पर देखेंगे अल्फा ऑप्शन में एपोस्ट्रोफी एस एक लिखा हुआ है लेकिन क्विज़िज लिखा हुआ है, यहाँ पे क्विज होना चाहिए। इसका मतलब हमारा अल्फा ऑप्शन क्या है, गलत।
तीनों के साथ अपोस्ट्रोफी एस लिखा हुआ है, बीटा ऑप्शन में क्विज़िस भी लिखा हुआ है और ऑल हैव परफेक्ट स्कोर, साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लिखा हुआ है, इसमें हमें कोई गलती नज़र नहीं आ रही है। उसके बाद चार्ली में तीनों के साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज़ किया हुआ है, क्विज़िस भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, लेकिन साथ में क्या लिखा हुआ है, हैज़ अग्री नहीं करता क्विज़िस के साथ, क्विज़िस की वजह से प्लूरल आना चाहिए। जूडिस, मैरिज एंड हेक्टर क्विज नहीं होना चाहिए बल्कि क्या होना चाहिए, क्विजिज होना चाहिए। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, बीटा। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है ये भी याद रखिएगा अच्छे तरीके से। उसके बाद 193 5000 या 5000, देखें थाउजेंड्स तो हम हमेशा तब भी लिखते हैं जब हम ऑफ लिखते हैं और उससे पहले कोई क्वांटिफायर नहीं लिखते, तो इसका मतलब 5000 तो वैसे ही गलत हो गया। तो $5000 भी नहीं होगा बल्कि क्या होगा, $5000 होगा। इसका मतलब हमारा डेल्टा ऑप्शन भी गया। अब उसके बाद याद रखिएगा, आप किसी भी कंपाउंड नाउन को जब यूनिट के तौर पर, प्राइस के तौर पर, इनकम के तौर पर लिखते हैं तो आप उसको हमेशा सिंगुलर ट्रीट करते हैं। $5000 हैव बीन अप्रोप्रिएट नहीं होगा बल्कि क्या होगा, $5000 हैज बीन अप्रोप्रिएटेड फॉर द न्यू स्कूल बिल्डिंग। चूंकि कॉस्ट तय की जा रही है, प्राइस तय की जा रही है, एक चीज का तखमीना लगाया जा रहा है, उसके लिए अमाउंट एलोकेट की जा रही है, तो हम इसे सिंगल एंटिटी के तौर पर ट्रीट करेंगे और हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, अल्फा। उसके बाद 194 है और 194 में हमने आर्टिकल वाले टेस्ट में भी इसको डिस्कस किया कि हम बोल देते हैं कि जहां पर भी आपने डायरेक्शन लिखना है तो डायरेक्शन से पहले आर्टिकल आता है, लेकिन अगर डायरेक्शन से पहले फौरन पहले वर्ब आ रहा है तो फिर आप इसके साथ आर्टिकल नहीं लिखेंगे। आर्टिकल के लिए वर्ब के बाद प्रेपोजिशन का आना जरूरी है। अब देखें अल्फा ऑप्शन देखिएगा, दे ड्रोव द नॉर्थ। अब ड्रोव क्या है, वर्ब, और वर्ब के फौरन बाद नॉर्थ आया तो इसका मतलब द जस्टिफाई नहीं है। इसी तरह हमारे पास 40 ऑप्शन देखिएगा, द अमेरिकन वॉच अ लॉट ऑफ टीवी। अब यहां पर ये जो दो रूल हैं, एक रूल अल्फा बीटा के लिए, एक रूल चार्ली और डेल्टा के लिए। हम पहले अल्फा बीटा वाले रूल को जब भी हमने डायरेक्शन वाली बात की वो है, लेकिन दूसरी बात आप याद रखेंगे, अमेरिकन और जर्मन्स जब हमने लिख दिया तो फिर हमें साथ आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल लगाकर हम प्लूरल उनका बनाते जिनका हम प्लूरल बना नहीं सकते। जैसे देखिए चाइनीज का प्लूरल चाइनीजीज नहीं होता, तो इसलिए चाइनीज का प्लूरल क्या बनेगा, द चाइनीज। इसी तरह जैसे हमारे पास जैपनीज का प्लूरल जैपनीज नहीं होता, हम इसके साथ मजीद एस का एडिशन नहीं कर सकते हैं, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, द। लेकिन जिनका प्लूरल डायरेक्ट बनता है, जैसे अमेरिकन का प्लूरल डायरेक्ट अमेरिकन बनता है, पाकिस्तानी का डायरेक्ट प्लूरल पाकिस्तानीज बनता है, तो हमें उसके साथ आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हमारा चार्ली और डेल्टा ऑप्शन आर्टिकल की वजह से गलत है। बीटा ऑप्शन में आप देखेंगे इज लिखा हुआ है, इसके बाद प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद डायरेक्शन लिखी हुई है, इस वजह से हमारा द जस्टिफाइड है और हमारा करेक्ट ऑप्शन भी बेटे कौन सा रहेगा, बीटा रहेगा। उसके बाद 195 है मोस्ट ऑफ माई फैमिली। अब ये जो फैमिली का वर्ड है ना, ये आप सब लोग अच्छे तरीके से समझते हैं कि फैमिली हमारे पास कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन एक सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन कैन बी सिंगुलर एंड कलेक्टिव नाउन कैन बी प्लूरल। आप जरा सेंटेंस में देखिएगा, मोस्ट ऑफ माई फैमिली डैश म्यूजिशियंस, कहता मेरी खानदान में ज्यादातर लोग म्यूजिशियंस हैं। तो जब ज्यादातर लोग म्यूजिशियंस हैं तो इसका मतलब हम कलेक्टिव नाउन को किसके तौर पर ट्रीट करेंगे, प्लूरल। और हमारा इज वाले दोनों ऑप्शन अल्फा और चार्ली ऑप्शन क्या हो गए, गलत। और उसके बाद इट रन नहीं हो सकता। आप समझते हैं इस बात को कि इट के साथ जब भी आप फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के मुताबिक आपको उसके साथ एस का एडिशन करना है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, डेल्टा। उसके बाद हमारे पास 196 है एन ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ऑफ द। जब आप मेजोरिटी के साथ काउंटेबल नाउन लिखेंगे तो काउंटेबल नाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल। और काउंटेबल प्लूरल नाउन होने के साथ साथ उसको ट्रीट भी आपने क्या करना है, प्लूरल। जैसे आप कैंडिडेट नहीं लिख सकते, आपको कैंडिडेट्स लिखना है, और आप हैज नहीं लिख सकते बल्कि आपको क्या लिखना है, हैव। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, बीटा। उसके बाद नाइदर ऑफ द अबव, हमने बात की थी इस रूल के ऊपर कि अगर ईच एवरी नाइदर आइदर, अगर इनके बाद ऑफ ना हो तो फिर हम इनके साथ सिंगुलर नाउन लिखेंगे,
लेकिन अगर ऑफ होगा तो फिर हम इनके साथ प्लूरल नाउन लिखेंगे, लेकिन ट्रीट दोनों सूरतों में सिंगुलर ही करेंगे। जैसे हम मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, हमने बोला आइदर द रोड और आइदर ऑफ द रोड। तो जब ऑफ आएगा तो फिर रोड नहीं लिखना, बल्कि क्या लिखना है, रोड लिखना है। लेकिन दोनों सूरतों में इसको ट्रीट किसके तौर पर करना है, सिंगुलर के तौर पे। दोनों सूरतों में लीड नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, लीड्स आएगा। तो नाइदर ऑफ द अबव का मतलब इसके साथ आने वाला नाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल, लेकिन उसको ट्रीट किसके तौर पर करना है, सिंगुलर के तौर पे। तो सब्सटेंस नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, सब्सटेंसेस। और गिव नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, गिव्स। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा रहेगा, बीटा। उसके बाद हमारे पास 198 द फेमस जगलर एंड कंजरर। ठीक है, हमने कहा था कि अगर हम दो डेजिग्नेशंस लिख रहे हैं, दो रिलेशंस लिख रहे हैं और हम उनको एंड के साथ कंबाइन कर रहे हैं, और दोनों नाउन में अगर हम सेपरेटली द लिख रहे हैं या पोजेसिव एडजेक्टिव लिख रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब आप इसको किसके तौर पर ट्रीट करेंगे, प्लूरल के तौर पर। लेकिन अगर एक आर्टिकल हुआ तो फिर आप इसको सिंगुलर के तौर पर ट्रीट करेंगे। जैसे यहां पर एक आर्टिकल लिखा हुआ है, अगर कंजरर से पहले, मैजिशियन से पहले भी द लिखा हुआ होता तो हम इसे प्लूरल ट्रीट करते। बहरहाल अभी हम इसे क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर। और सेंटेंस हमारे पास कैसे चलेगा, द फेमस जगलर एंड कंजरर डैश टू अनवेल टू परफॉर्म। तो क्या लिखेंगे, हैज हैव, थर्ड फॉर्म तो है नहीं, परफेक्ट है नहीं, तो वर लिख नहीं सकते, वर प्लूरल है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा होगा, वाज। उसके बाद हमारे पास है 199 मेंस हैप्पीनेस। और आ गया तो प्रेफरेंस रूल आएगा, सिंगुलर प्लूरल नहीं होगा, प्रेफरेंस पे फैसला होगा। आइदर और की सूरत में, नाइदर नोर की सूरत में, नॉट ओनली बट आल्सो की सूरत में, या सिर्फ और नोर की सूरत में हम हमेशा किसको प्रेफर करते हैं, सेकंड वन को प्रेफर करते हैं। सेकंड वन को प्रेफर करने का मतलब क्या है कि अगर सेकंड सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा, सेकंड प्लूरल है तो प्लूरल आएगा। मेंस हैप्पीनेस और मिजरी, अब सेकंड नाउन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, मिजरी, चूंकि सिंगुलर है तो हम भी इसको क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर ट्रीट करेंगे। मेंस हैप्पीनेस और मिजरी डैश इन अ ग्रेट मेयर इन हिज ओन हैंड। और तो हम ऐसा सेंटेंस तो नहीं बना सकते, मैन हैप्पीनेस और मिजरी हैज इन अ ग्रेट मेयर। हमें क्या लिखना है, इज इन अ ग्रेट मेयर इन हिज ओन हैंड। हैज चूंकि सिंगुलर है यहां पर, लेकिन हैज यहां पर सेंटेंस कंप्लीट करने में हमारी हेल्प नहीं करता, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, अल्फा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के टेस्ट के लिए, 6 ऑफ हर 7। जब 7 लिख दिया ना तो 7 का मतलब साथ आने वाला नाउन क्या होगा, प्लूरल। और प्लूरल होने के साथ साथ उसको ट्रीट भी किसके तौर पर करना है, प्लूरल के तौर पर। अब रूल के अकॉर्डिंगली कोई भी ऐसा नाउन जो SIS पे खत्म होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। और जो अगर हमें उसका प्लूरल बनाना हो तो हम उसे किस पे खत्म करेंगे, SES पे। जैसे अगर मैं क्राइसिस आई के साथ लिखता हूं तो ये सिंगुलर रहेगा, और अगर मैं क्राइसिस को SES के साथ लिखता हूं तो ये क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। इसी तरह चूंकि यहां पर हमें प्लूरल चाहिए तो SIS वाले दोनों ऑप्शन हमारे पास क्या होंगे, गलत। और जब हम SES लिख रहे हैं तो SES को हमें प्लूरल ट्रीट करना है, इसलिए हम वाज नहीं लिखेंगे बल्कि हम क्या लिखेंगे, वर। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा चलेगा, चार्ली, जहां पर 7 के कंप्लीमेंट में हाइपोथेसिस प्लूरल में आएगा और हाइपोथेसिस के कंप्लीमेंट में वर आएगा, क्योंकि वाज हाइपोथेसिस के साथ अग्री नहीं करता है। तो यहां पर हमारी डिस्कशन मुकम्मल होती है। आई होप सो, आई बिलीव सो कि आपने टेस्ट को बड़े अच्छे तरीके से तैयार किया होगा, डिस्कशन को अच्छे तरीके से लिया होगा। फिर भी एज यूजुअल जो मैं हर डिस्कशन के एंड पे कहता हूँ, कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरह का मसला हो, यू कैन रीच मी एट माई व्हाट्सएप, थ्रू माई व्हाट्सएप, वाया माई व्हाट्सएप। आप इजीली मुझे अप्रोच कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरह का कोई इशू हो, स्टडी से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, आप उसे डिस्कस कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।